गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 29 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उस पर चर्चा परिचर्चा हम करेंगे ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण हो। साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग फिल करते हैं जिसमें पीटी फैक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर देने का प्रयास आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा तो अधिकतम लाभ प्राप्त कर पाइएगा। साथ ही युक्ति है इसका ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर बहुत सी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई गई है, टेस्ट अवेलेबल हैं। जो टारगेटेड 77 बीपीएससी को देना चाहते हैं, यूपीएससी 2025 देना चाहते हैं, यूपीपीसीएस 2024-25 देना चाहते हैं, यूपीपीसीएस 2024-25 देना चाहते हैं, उसके लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग फाउंडेशन बैच भी कर रहे हैं तो आप उसे जरूर शामिल होइए उन सारे बैचों में ताकि आप उसका अधिकतम लाभ ले सकें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी में। तो देखिए, चंद्रयान के सफल अभियान के बाद किसी भी संस्था में इतना मोटिवेशन तो जरूर आ जाता है कि अपने आगामी लक्ष्य को जल्द से जल्द सामने लाए। तो इसी प्रयास में देखिए 2 सितंबर को 11 सितंबर को 11:50 पर आदित्य L1 लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। यह महत्वाकांक्षी योजना है, ध्यान रखिएगा। अंतरिक्ष जो भी योजना इसरो के द्वारा कराए गए हैं हालिया संदर्भ में, उसे जरूर अच्छे से देख के जाइएगा। इस वर्ष इसमें एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। यह आपको यूपीएससी जीएस पेपर 3 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछा जाएगा और स्टेट पीसीएस वाले अपने अपने जीएस पेपर से आप इस टॉपिक को टैली करके आगे न्यूज़ को कवर करेंगे। ध्यान रखिएगा, आदित्य L1 भेजने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। L1 को 2 सितंबर को भेजा जाएगा तो अगस्त समाप्त होने वाला है तो जल्द ही हम 2 सितंबर को 11:50 पर इसे पुनः देखेंगे, सफलता के नए मानक तय करेंगे। चलिए, इसके साथ ध्यान रखिएगा तो 15 लाख की दूरी तय करके लैंग्वेज पॉइंट 1 आपको पर यहाँ से कक्षा में जाएगा और PSLV C57 के तहत यह हरिकोटा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष यान से यह उड़ान भरेगा और आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा। तो 7 प्लेट जो अलग अलग वेवलेंथ होंगे, फोटोस्फीयर होंगे, प्रकाश मंडल का, क्रोमोस्फीयर, सूर्य के दिखाई देने वाली सतह का ठीक ऊपर जो स्थिति है उसकी जानकारी लेगा, सूर्य के सबसे बाहरी परत कोरोना का भी अध्ययन करने में मदद लेगा। यह 7 पेलोड क्या करेगा, इन संदर्भ में आपको लाभ देने वाला है। जो सूर्य का फोटोस्फीयर का जानकारी इकट्ठा करेगा, क्रोमोस्फीयर का जानकारी इकट्ठा करेगा, कोरोना का, ध्यान रखिएगा कोरोना, ये वो कोरोना नहीं है जो 2019 में आपको आया था, ठीक है ना, ये सूर्य का कोरोना है। आदित्य L1 L पॉइंट पर पहुंचने के बाद 4 महीने वहां लेगा, 4 महीना हमारा लेगा यहाँ से जाने के लिए, वहां दूरी तय करने के लिए 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो ध्यान रखिएगा, यह राष्ट्रीय संस्थाओं की भागीदारी का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर स्वदेशी प्रयास रहेगा और हम लैग्रेंज बिंदु का आशय अंतरिक्ष में स्थित उन बिंदुओं से होता है जहां पर 2 अंतरिक्ष निकायों जैसे सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का आकर्षण और प्रतिकर्षण का क्षेत्र उत्पन्न होता है। अर्थात एक का जो आपको आकर्षण केंद्र यह है और दूसरे का मान लीजिए ग्रह का आकर्षण केंद्र यह है, इसके बीच का जो पॉइंट है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लैग्रेंज पॉइंट 1 2 3 इस तरह डिवाइड किए हुए हैं। तो जिससे यह आभासी है, ध्यान रखिएगा, इसे कोई जाके वहाँ संतुलित नहीं करता है। यह दोनों के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बीच का लोप बिंदु भी कह सकते हैं, जहां से लैग्रेंज बिंदु, और वहीं से क्या होगा कि इस प्रतिकर्षण और आकर्षण में क्षेत्र जो उत्पन्न होगा उन बिंदुओं पर जाकर अंतरिक्ष यान द्वारा अपनी स्थिति बरकरार रखी जाएगी और जो लाभ है हमें देगा। तो इस ध्यान रखिएगा, इसके लिए आवश्यक ईंधन की खपत को कम करने के लिए किया जाता है इस व्यवस्था को, ताकि हम क्या कर सके, दोनों ग्रह के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रयोग कर सके। इसके संदर्भ को समझिएगा और इस लैग्रेंज को ध्यान रखिएगा, इतावली फ्रांसीसी गणितज्ञ थे, उनके नाम पर इसको रखा गया है, जोसेफ लुइस लैग्रेंज, उनके नाम पर यह
बिंदु को रखा गया, तो L1 किनके नाम पर रखा गया, ये सारे पीटी फैक्ट हैं, आप लोग को जरूर याद रखिएगा। इसरो के आदित्य-1 लॉन्च वाल को यहाँ रखिएगा। लॉन्चिंग पैड को आप देखने के लिए इसरो जा सकते हैं, आमंत्रित कर किया गया है। इसके लिए पोर्टल जल्द से शुरू कर दिया जाएगा। और सौर मिशन का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में सारी जानकारी आप लोग को दी गई, जिसमें क्रोटो से मैंने चर्चा भी किया है। प्लाज्मा चुंबकीय क्षेत्र के बड़े पैमाने के विस्फोट कैसे होते हैं उसका अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता की बात की जाएगी, जिसमें आपको फोटोन जो निकलता है, ठीक है ना, किरण निकलता है, उसकी जानकारी ली जाएगी। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, कोरोना में बड़े पैमाने पर निकलने वाली ऊर्जा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो यह कहीं न कहीं हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को और भी नया अस्तित्व, नया जो आधार है दे पाएगा। कुछ खास राष्ट्र यहाँ तक पहुँच पाए हैं, उसमें हम पुनः उस एलिट क्लास में शामिल होने वाले हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग क्या करना है, इस सब चीज़ों को वॉच करना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर लगातार सुप्रीम कोर्ट में चर्चा परिचर्चा हो रही है। उनके संदर्भ में हम टिप्पणी नहीं करेंगे, पर कुछ बातें जरूर बोली गई है, जो मैं भी बोला था कुछ दिन पहले आप लोग को, जब आपको यहाँ पर मामला चल रहा सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट में, जब 370 को हटाए जाने 335A के स्टेटस और 335C के स्टेटस की बात की जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, 35A 35C की स्टेटस की बात की जा रही, तो उसमें कुछ बातें की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो आपको यह समझना होगा, शासन प्रशासन में जब पद दिए जाते हैं, उसके पीछे आपका दायित्व क्या होता है, ठीक है ना। मैं लगातार इन सब मुद्दों पर आप लोगों से बात करता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आड़े हाथ लिया है, किसको, वहाँ के राजनीतिक दलों को। और संवैधानिक ठहराते हुए केंद्र ने कार्रवाई को संवैधानिक ठहराते हुए कहा कि कोर्ट को इस मामले को जम्मू कश्मीर के लोगों के नज़रिए से देखना चाहिए कि किसके द्वारा ये बातें बोली जा रही है। अब ध्यान रखिएगा, केंद्र सरकार ने इस मामले में बोली है, और यह दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए था, वे उन्हें अभी तक समझा रहे हैं कि यह तुम्हारी प्रगति में बाधा होगी। अर्थात 370 यह समझाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के लोगों को, यह तुम्हारे विकास के लिए बाधा होगा। कैसे बाधा होगा, कुछ आर्टिकल उसके संदर्भ में बातें हो रही हैं। अब यह तुम्हारा विशेषाधिकार है। अब 370 कोई आर्टिकल आपका विशेषाधिकार है, यह समझाया जा रहा है वहाँ के लोगों के लिए। इसके लिए तुम इसके लिए लड़ो, तुम्हें कोई तुमसे अनुच्छेद 370 नहीं छीन सकता। जैसे आपको केंद्र के जो प्रतिनिधि थे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनके द्वारा ये बातें रखी गई है। तो न्यायालय इसके संदर्भ में भी कंसर्न है, ध्यान रखिएगा, अभी बातें सुन रहा है। और जब मैंने आपको वीडियो एनालिसिस में बताया था पहले भी, माननीय न्यायालय उसी संदर्भ को समझेगी जो धरातल पर दिख रहा है। तो धरातल पर क्या दिख रहा है, विकास दिख रहा है। लोग 15 अगस्त को लोग हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं। 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता संग्राम का जो इतिहास रहा, उसको समझने का प्रयास किया है, भारतीय होने का प्रयास किया है। इन सभी संबंधों को बातें की गई है। देखिए, एक बात और ध्यान रखिएगा कि बात क्या हुआ है कि मैं लगातार आप लोगों से बोलता हूं, अगर आप अपने समस्याओं का समाधान अपने लोगों के बीच से नहीं करिएगा, तो राज्य जैसे ही उस राज्य का कोई एजेंसी आपके उस अधिकार क्षेत्र में जाता है, तो वो क्या बोलेगा, क्या मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं कभी आप लोगों से ये बातें बोला था ना, याद है। तो देखिए, माननीय न्यायालय में यही बात हो रही है। तो माननीय न्यायालय इसी आधार पर जांच करेगा कि क्या 370 हटने से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है, या किसी के मौलिक अधिकारों के जो अधिकारों में वृद्धि हुई है। तो यही दो पैमाने के आधार पर आपको 370 के बैकग्राउंड को समझा जाएगा। और राज्य और संवैधानिक संस्थाओं की परिधि यही होती है, व्यक्ति विशेष का विकास होना चाहिए, राज्य का विकास होना चाहिए, ठीक ना। किसी पॉलिटिक्स पार्टी, किसी पॉलिटिक राजनीतिक मुद्दे या एजेंडे का विकास नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसी संदर्भ में बातें होगी। तो मौलिक अधिकार क्या सुरक्षित है, इस मामले की जांच होगी। देखिए, कल मैं वंशवाद की बात कर रहा था, ठीक है ना, वंशवाद की बात किया था कल के एनालिसिस में। तो मैंने राजनीतिक पार्टियों के इतर भी बोला था कि कुछ प्राइवेट फंड के जो कंपनियां हैं, उनमें भी वंशवाद का कॉन्सेप्ट है। देखिए, आज ही इसका जीता जागता केस स्टडी आपको मिल गया। देखिए, नो डाउट कि ईसा अंबानी हो या आकाश अंबानी हो, अनंत अंबानी हो, इनमें योग्यता की कमी होगी, यह कोई बड़ी बात नहीं, योग्यता जरूर होगी इनमें।
और जहां तक आकाश अंबानी है और जो जियो 5 आप कॉन्सेप्ट है 4G सेवा है, इनका योगदान रहा है इनमें लाने में। पर ध्यान रखिएगा, क्या रिलायंस के पास उसके परिवार के लोगों को निदेशक मंडल में बनाने के लिए व्यक्ति मिला? यह सबसे बड़ा वंशवाद का एग्जाम्पल मिलता है आपको। क्या रिलायंस परिवार को अपने परिवार से बाहर जाकर निदेशक मंडल में शामिल करने कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जो इनके समतुल्य काम कर सके? एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला। तो इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, इनको लेकर वंशवाद के कॉन्सेप्ट में समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, इसका कार्यकरण समझाएगा कि हम व्यक्ति विशेष को कैसे देखेंगे, ठीक है ना। हम आगे बात करेंगे, बस इतना समझना एग्जाम्पल के तौर पर, केस स्टडी के तौर पर जो चीज़ें बताई जाती है वो कहीं कहीं आपके आसपास हो जाएगी, तो उसको कैसे अडॉप्ट करना, कैसे अपने एग्जाम्पल में फिट करना है, ठीक है ना। चलिए आगे हम बात करें तो क्षेत्रीय परिषद की बैठक होनी है, तो की गई आपको नई दिल्ली में। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए आपको यह टॉपिक जो है यूपीएससी के जीएस पेपर 2 में क्षेत्रीय परिषद सरकार की नीतियों में शामिल किया जाएगा, जहां पर बात की गई है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की गई है। तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है पीटी फैक्ट के तौर पर। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली का आमूल परिवर्तन किया जा रहा है, अमली जामा पहनाया जा रहा है। हाल ही में 3 अधिनियम जो आईपीसी, सीआरपीएस और एविडेंस एक्ट की जगह लाए जा रहे हैं नए एक्ट, जिस पर मैंने आप लोगों से चर्चा भी किया था, याद है। इसके पीडीएफ आप लोगों को युक्ति या इसके ऐप पर दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में अपलोड है, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। विस्तृत तरीके से चर्चा की गई है। 2014 के बाद क्षेत्रीय परिषद के आपसी सहमति के मुद्दे का समाधान किया जा रहा है। 2004 से 14 के बीच क्षेत्रीय परिषद की 11 और अस्थायी समिति की 14 बैठकें हुई थी, और 2014 से 23 तक लगभग 23 बैठक हुई है क्षेत्रीय परिषद की, और अस्थायी समिति की 29 बैठक हुई। तो इसमें कार्य गतिविधि देखने को मिल रहा है। तो हम सामंजस्य संघवादी प्रवृत्ति को अपना रहे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ की फैक्ट है, इसे जरूर देख लेते हैं हम लोग कमेंट सेक्शन में। क्षेत्रीय परिषद है क्या? यह एक वैधानिक निकाय, न कि संवैधानिक निकाय। सबसे पहले आप लोग को यह याद होना चाहिए, अर्थात इसे संविधान में वर्णित नहीं किया गया, संविधान अधिनियम एक्ट के तहत लाया गया है। ध्यान रखिएगा, संसद के एक अधिनियम यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा यह स्थापित किए गए हैं, एक्ट के माध्यम से किए गए, इसलिए एक वैधानिक स्टेटस कायम किए हुए। इस अधिनियम ने देश में 5 क्षेत्रीय परिषद जैसे उत्तर, मध्य, पूर्वी और पश्चिमी, दक्षिण में विभाजित किया, जिसमें प्रत्येक के लिए एक एक क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया। अब ध्यान रखें, इन क्षेत्रों के निर्माण करते समय कुछ मानकों को ध्यान में रखा जाता है, जिसमें याद रखना है क्या, देश का प्राकृतिक विभाजन कैसा है, नदी प्रणाली और संचार के साधन क्या हैं, सांस्कृतिक और भाषीय संबंध कैसे हैं, इसके बारे में जानकारी होती है, रखी जाती है मानक के तौर पर, तभी क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त आर्थिक विकास के लिए सुरक्षा और कानून व्यवस्था की आवश्यकता क्या है, इसको लेकर भी आपको मानक चाहिए। तो ये क्वेश्चन का उत्तर आप लोग दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि राज्यों के गठन के लिए जो आयोग बनाया गया था उसका नाम क्या था, और उसने राज्यों के गठन के लिए कौन कौन से मानक तय किए थे जो वर्तमान तक लागू हैं। विशेष राज्य का दर्जा भी उसमें भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। तो मैंने उस पर आप लोगों को पहले भी कवर किया है न्यूज, इसलिए उत्तर न दे सके ऐसी स्थिति में तो आप लोग होंगे नहीं। नोट याद रखना है, क्या नोट होगा, संसद के एक अलग अधिनियम बनाया वर्ष 1971 में, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम के द्वारा एक उत्तर पूर्वी परिषद आपको बनाई गई, ठीक है ना। अब संरचना क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है आपको हरियाणा, अर्थात मैं इंडिया की मैप बना दूं, छोटा सा मैप बना देता हूं ताकि आप लोग समझ सके, मैं यहाँ मैप से ही, ठीक है ना। मैप अब जैसा बनेगा वैसे ही समझिएगा, ठीक है ना। यहाँ जगह स्पेस नहीं होता है, इसी के लिए थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए, उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र होंगे आपको हरियाणा होगा, पंजाब होगा, राजस्थान होगा, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश जो होगा चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख होगा शामिल, अर्थात उत्तरी परिषद आपको यह दिखने को मिलेगा। साथ ही साथ याद रखिएगा क्या आएगा, उसके बाद मध्य क्षेत्रीय परिषद में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होंगे। तो आपको ये क्षेत्र जो होगा आपको मध्य क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में आएगा। उसके बाद ध्यान रखना आगे क्या, पूर्वी क्षेत्रीय हो गया। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बात की जाए तो यह आपको पूर्वी क्षेत्रीय परिषद होगा, जिसमें आपको
बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल आपको शामिल होंगे राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में इसमें गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और संघ केंद्र शासित प्रदेश दमन द्वीप और नागर हवेली होगा। तो गुजरात से लेकर आप इसको गोवा तक जोड़ दीजिए, महाराष्ट्र तक, ये पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, केरल जो संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी है वो शामिल होगा, अर्थात ये क्षेत्रीय परिषद में शामिल होगा दक्षिण में। तो ये राज्य का स्टेटस है, तो इसको 5 वर्ग में बांट दीजिएगा। और एक 1971 के बाद पूर्वोत्तर आपको बनाया गया, जिसमें 7 सिस्टर जिसको नाम दिया जाता है, जिसमें सिक्किम भी शामिल है। ध्यान रखिएगा, इन 7 सिस्टर में आपको राज्यों को जोड़ दिया गया है। तो इस तरह 6 क्षेत्रीय परिषद का वर्णन देखने को मिलता है। अब इसका संगठनात्मक ढांचा कैसा है उसे देख लीजिए। केंद्रीय मंत्री होते हैं, इसके सभी परिषदों के अध्यक्ष होंगे, जो भी है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर, मध्य और पश्चिमी, दक्षिणी, सभी के क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे, आपको यही होंगे। कौन होंगे, गृह मंत्री होते हैं, देश के गृह मंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में शामिल हुए राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के साथ 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने आंचलिक परिषद के उपाध्यक्ष के तौर पर कार्य करेंगे। अर्थात पूर्वी के पूर्वी मुख्यमंत्री, पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के तौर पर होंगे, पश्चिम के पश्चिमी राज्यों के मुख्यमंत्री रोटेशन के तौर पर, उत्तर के उत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री आपको या प्रशासक होंगे, रोटेशन बेस पर होते हैं सारा, ध्यान रखिएगा। सभी को मौका दिया जाता है उपाध्यक्ष बनने के लिए। सदस्य के तौर पर ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल द्वारा या नामित 2 अन्य मंत्री परिषद में शामिल किए जाए। संघ राज्य क्षेत्रों को 2 आपको शामिल किए जाते हैं। सलाहकार के तौर पर प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में योजना आयोग, अब नीति आयोग हो गया है, द्वारा नामित 1 मुख्य सचिव, जोन में शामिल प्रत्येक राज्य के द्वारा अन्य अधिकारी, विकास आयुक्त भी आपको इसमें शामिल होते हैं। कुल मिलाकर कही जाए, देश के संपूर्ण संगठनात्मक व्यवस्था को इसमें शामिल किया गया है। तो आप लोग इसे जरूर देखिएगा, जरूर कवर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भारत रूस को देगा S-14 आपूर्ति करेगा समय के साथ। तो इसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी, इसको अंडरलाइन कर दिया गया है। रूस बोल रहा एकमात्र देश है जो परमाणु ऊर्जा और इसके शांतिपूर्ण उपयोग के क्षेत्र में व्यवहारिक रूप में भारत के साथ है और अच्छा सहयोग भी व्यापक है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया जाता है, तो इस सब चीज़ों को आप है ना शब्दों को उपयोग कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में अपने आवश्यकता के अनुसार। तो थोड़ा सा एक्टिव मोड में काम करना, कहाँ कुछ चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा, हरियाणा और में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के जो भी पद होंगे उसमें पदोन्नति में ध्यान रखिएगा, पदोन्नति में 20% का आरक्षण रखा गया है, ठीक है, न कि नियुक्ति में। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति का अलग कॉन्सेप्ट है। तो पदोन्नति में 20% का आरक्षण लागू होगा ग्रुप ए और बी के पदों में, ठीक है ना। बिना किसी आरक्षण के प्रावधान को छोड़ दिया गया था, अब इसमें 20% आरक्षण के प्रावधान जोड़े गए हैं हरियाणा में। तो आपको ये पीटी फैक्ट के तौर पर याद रखना है। देखिए, भू जल निगरानी 10 राज्य डिजिटल सेंसर लगाने को तैयार है। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 1 में जल संसाधन या संरक्षण से संबंधित टॉपिक ज्योग्राफी का जो पार्ट है वहां पूछा जाएगा। और तो ध्यान रखना है, भू जल स्तर और उसकी गुणवत्ता को लगातार निगरानी बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही, योजना कर रही है। 10 राज्यों में उत्साह को देखा जा रहा है कि हम इस योजना को लागू करेंगे। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह योजना लागू की जाएगी। इन राज्यों की श्रेणी की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक जैसे 1200 DWLR लगाने को प्रस्ताव दिए, जिसके माध्यम से हम डिजिटल रूप से क्या करेंगे, डिजिटल वाटर लेवल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करेंगे, उसे समझेंगे किस तरीके से रियल टाइम पर इसको निगरानी तंत्र विकसित किया जाएगा। इसको लेकर ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है किन राज्यों में इस कॉन्सेप्ट को लागू किया गया। अब इसी वर्ष उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होगा, धामी जी के द्वारा बता दिया गया है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। मैंने इस पर पहले भी 27 मई के न्यूज़ को कवर किया था, जिसमें आपको 27 मई 2022 को समान नागरिक संहिता को ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई, जो आपको सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई आपकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ये 15 माह के गठन के बाद ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपनी कार्यवधि अभी तक 70 बैठकें कर चुकी हैं। लगभग 2.5 लाख के आसपास अधिक सुझाव आए हैं। समिति के बैठक के जरिए प्रदेश के सभी धर्मों, समुदायों, जनजातीय समुदाय से मुलाकात कर देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में
इसके संदर्भ में राय ली है और अपने राज्य में इसके संदर्भ में पक्ष विपक्ष के मुद्दों को समझते हुए इसे अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और प्रस्तुत होने के बाद जो भी उसका आउटपुट आएगा सरकार उस पर निर्णय लेकर इसके संदर्भ में अपना अगला कदम लेगी। पर टारगेट है कि उत्तराखंड में इसी वर्ष समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर लगातार हम लोग एनालिसिस भी किए हैं, पक्ष विपक्ष दोनों के मुद्दे को समझे हैं। देखिए फिर केस स्टडी के तौर पर छत्तीसगढ़ में गड़बड़ झाला आया है, जो आयुष्मान भारत का सीरीज चलाया है यह दैनिक जागरण, इसे अच्छे से आप लोग देखिएगा। आंकड़े आपको दिए जा रहे हैं केस स्टडी के तौर पर, आप इसे यूज कर सकते हैं। आयुष्मान भारत क्या है, तो कल भी मैंने इस पर चर्चा किया था, तो आप इसे देख लीजिएगा। 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपये प्रति वर्ष आपको क्या दिया जा रहा है, बीमा दिया जा रहा है, स्वास्थ्य संबंधित बीमा। तो इसको लेकर चीज़ें आपको अपडेट हो रहे हैं, डेली किसी न किसी राज्य का भी निकलेगा। तो क्या करना है, यह कैग का जो रिपोर्ट है आपको अच्छे से देख के जाना है। आगामी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। अच्छे से देख के जाइएगा। और बीपीएससी इंटरव्यू जो देंगे 67 का जल्द रिजल्ट आएगा, उसके बाद इंटरव्यू देंगे, तो उनके लिए एक हॉट टॉपिक मिल जाएगा कैग का संबंधित सारी जानकारी। तो अच्छे से आप लोग इसको कवर करके चलेंगे। कैग के बारे में जानकारी है, पहले भी मैंने PDF पर अवेलेबल करा दिया, तो आप उसे देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं, सीधा आ जाइए नीचे एनालिसिस वीडियो में। चलिए पहला जो है पूरा परिवार को लेकर है, तो इसको लेकर अभी न्यूज आप लोग मत करिएगा। आप लोग एस्पिरेंट हैं, तो एस्पिरेंट को सारी नजरियों के तरह जो भी सरकार के शासन प्रशासन कहेंगे, किसी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी के संदर्भ में व्यू नहीं डेवलप करना चाहिए, नहीं तो स्थितियां खराब हो सकती है। आपका व्यू कहीं ना कहीं झुकाव आ सकता है, इसको लेकर किसी एक खास पार्टी के विपरीत आपका विचार बदल भी सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। अब है कि महंगाई का निकालना होगा अस्थायी समाधान या इस प्रकार से अस्थायी हल, तो बातें की जा रही है। देखिए बहुत अच्छी बात इसमें की गई है, तो इससे हम लोग देखेंगे। सरकार लगातार बोलती है कि महंगाई पर लगाम लगाना सरकार की प्राथमिकता है। यह आर्थिक गतिविधियों की गतिशीलता बना रहा, महंगाई को थामना जरूरी है। तो जून जो 2023 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी महंगाई दर 4.8% थी, जबकि जुलाई में तेजी से बढ़कर आपको 7.44% हो गई। सीधा सा अर्थ है खाद्य वस्तुओं में बढ़ोतरी हो गई, मांग के मूल्य में बढ़ोतरी हुई होगी, जिसमें टमाटर, प्याज, मटर, लहसुन, अदरक जैसे सब्जियों की कीमतें पिछले कई महीनों के दुगने से भी ज़्यादा हो गई थी। सब्जियों में 37% की बढ़ोतरी हुई, मसालों में 22% की, अनाज में 13% की, दूध में 8.3% की और अन्य खाद्य पदार्थों में कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। अगर हम टमाटर की बात की, अकेले बेचारा ने क्या किया है, टमाटर का हाल देश को बुरा किया, 1400% वृद्धि किया। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, शायद पीटी फैक्ट में आपको पूछा जा सके कि टमाटर में हालिया वृद्धि देखी गई तो कितने प्रतिशत की वृद्धि थी, तो आपको 1400% दिखाना है, ध्यान रखिएगा। जून में कपड़ा रसायन उत्पादों में कीमतों में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति घटकर 5.1% रह गई है। तो कुछ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित उत्पादों से खाद्य पदार्थों के पेट्रोलियम पदार्थों हटाकर जो मुद्रास्फीति निकाली जाती है वही कोर मुद्रा कहलाती है। अर्थात कहने का अर्थ है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सम्मिलित उत्पादों में जो खाद्य पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों को हटा दिया जाए तो उसे कोर मुद्रास्फीति कहते हैं, जो घटकर आपको 5.1% के आसपास आ चुका है। तो इसे भी ध्यान रखना है। वर्तमान में क्या करे, RBI भी का मानना है कि अस्थिर अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और ऊर्जा कीमतें, लंबे समय से जारी भू राजनीतिक तनाव, मौसम संबंधी अनिश्चितता के बीच महंगाई को नियंत्रित करना किसी चुनौती से कम नहीं है। RBI ने अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति में अंतर्गत वर्तमान में रेपो दर 6.5% में कोई परिवर्तन नहीं किया। अतः इसके आधार पर हम कह सकते हैं मार्केट में पैसा वैसा ही बना रहेगा जैसा पहले था। अगली मुद्रा नीति में इसमें कितना परिवर्तन होगा इस पर निर्भर करेगा कि महंगाई के कारण मांग में कितना असर पड़ा है। तो इसको लेकर ध्यान में हम देखेंगे, अगला जो नीति आएगा उसको ध्यान से हम लोग देखेंगे, आकलित करेंगे। बढ़ती हुई महंगाई के प्रभाव में वेतन भोगी कर्मचारी, पेंशन भोगी, कम आय वाले, दैनिक आय वाले अर्जित करने वाले को अधिक होता है। तो महंगाई दर से क्या होगा, वेतन भोगी को क्या होता है, हाँ क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ता था तो उन्हें हानि होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न को आपको पूछा जाता है, अगर मुद्रास्फीति बढ़ा जाए तो किसको लाभ होगा, तो इसमें इससे ऑप्शन दिया जाएगा तो उसमें से कोई नहीं होगा।
किनको हानि होगा, यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो पीटी फैक्ट में आपको यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग इधर उधर की बातें पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते नहीं हो, बाकी कहानियां सभी करते हो, ठीक है ना। चलिए, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने वाले उपायों को पारदर्शी और नीति निर्माताओं तो अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए, ऐसी बात की जा रही है। मुद्रास्फीति पर विभिन्न देशों के सामूहिक कार्रवाई को रणनीति भी बनानी होगी। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय न केवल मजबूत, टिकाऊ और संतुलित विकास हासिल करने की बात कर रहा है, साथ ही साथ महंगाई के संदर्भ में हम और भी कदम उठा सकते हैं, ऐसी बात की। कुल मिलाकर बात यही हो रही है कि मुद्रास्फीति को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, खाद्य वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो सीधा सा है कि हम लोगों की आय को सृजित करने के कॉन्सेप्ट दें। आय जितना सृजित होगा मार्केट में उतना डिमांड्स बढ़ेगा, रुपया आएगा, डिमांड्स बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। तो आय क्रिएट करने वाले कॉन्सेप्ट, तो हम रोजगार के संदर्भ में काम कर सकते हैं, कौशल रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं, या तो हम एंटरप्रेन्योर सिस्टम को और भी बेहतर कर सकते हैं ताकि मार्केट में पैसा जाए, लोगों के हाथों में पैसा जाए। जितना पैसा होगा मूल्य में उतनी ही कमी होगी, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ डिमांड्स अधिक बढ़ेंगे। तो आप देखते होंगे, अब सोच के देखिए, लोगों के पास अभी 50,000 रुपया मंथली है, ठीक है ना, 50,000 रुपया है। वर्तमान में टमाटर का दाम कितना है, 200 रुपया है। तो 200 रुपये के जी टमाटर खरीदने के इसको कितना खर्च करना पड़ेगा। अगर 5 के जी आपको साप्ताहिक इसका खर्चा है टमाटर 5 के जी, तो इसे आपको 1,000 रुपया पर सप्ताह खर्चा हो रहा है। जब इसकी आय बढ़ जाएगी, आय बढ़ेगी, उसी मुद्रा को अधिक यह खरीद कर पाएगा। तो लोगों के हाथों में आय आना जरूरी है, अर्थात मुद्रा आना जरूरी है। इसके लिए हमको वो काम करने होंगे। साथ ही हम कृषिगत नवीन प्रौद्योगिकी को डेवलप कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इस प्रकार की विपदा, जैसे मौसम विपदा हो या ऐसी विपदा, भू राजनीतिक विपदा हो, तो हम अतिरिक्त प्रोडक्शन कर सकें और मार्केट में हम क्या कर सकते, सप्लाई चेन को बनाए रख सके। साथ ही फूड प्रोसेसिंग के लिए ध्यान रखिएगा, जो भी हाल में निर्णय लिए गए हैं, एफसीआई क्या कर रहा है, कुछ वस्तुओं का विनिमय कर रहा है, जिससे कंट्रोल हुआ है मुद्रा। तो इसको लेकर हम विभिन्न संस्थाओं का निर्माण कर सकते हैं, जो किसानों से डायरेक्ट खरीद कर मार्केट में उपभोक्ताओं तक पहुंचाए। किसी भी प्रकार के बिचौलिए की आवश्यकता नहीं होगी। आप लगातार देखते हैं, इस प्रकार के समय में जब भी होता है, वीडियो देखते होंगे, टमाटर को पानी में फेंक दिया जाता है ताकि मूल्य बढ़ाया जा सके, इसका मूल्य बढ़ाया जा सके। अगर 10,000 टन आपको टमाटर है, उसमें से 100 टन टमाटर बर्बाद ही कर दिया जा रहा है और एक हिपोक्रेटिक डेवलप कर दिया जा रहा है, एक ह्यूमर क्रिएट किया है, तो टमाटर ही समाप्त हो गया है। तो इससे कई गुना लाभ कमाया जा सकता है। यही काम व्यापारी के कुछ वर्ग जो अराजक तत्व के होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। आप लगातार वीडियो देखते हो, कभी कभी दूध देखते होंगे खुले मैदान में गिरा दिया जाता है। इसके पीछे यह होता है टेंडेंसी कि आप दिखा के यह बोल दो कि मूल्य नहीं मिल रहा है और उसके बदले में ब्लैक मार्केटिंग करो। तो ये सब समस्याओं से निदान पाने के लिए संस्थाओं को बेहतर काम करना होगा, इत्यादि सब करना होगा। अब है कि देखिए, भूजल दोहन से संबंधित सकारात्मक बदलाव के लेकर, तो आज कौन सा दिन है, आज आपको मंगल है। तो आप लोग को क्या करना है, इससे संबंधित टॉपिक को देख लेना, अच्छे से की नोट्स को देखिएगा, अंडरलाइन सारा चीज किया गया है। भूजल दोहन, क्योंकि एक टॉपिक में पहले कवर कर चुका है इसी से संबंधित, इसलिए क्या करना आप लोग को, इसके लिए आपको इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके की पॉइंट को आप लोग 200 शब्दों में लिखकर युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देंगे। ग्रुप ओपन किया जाएगा आपको 7 PM में टेलीग्राम का, वहां कर सकते हैं, या उससे पहले आप युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो डाउनलोड कर चुके हैं, कम्युनिकेशन ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं वहां पर, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपका एक चैट ग्रुप बन जाएगा, आप वहां शेयर कर सकते हैं ताकि मैं उसे रिवाइज कर सकूं। और लगातार प्रयास कीजिए, बात करने से समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, इस बार फिर देखिएगा, यूपीएससी के एग्जाम में आपको अधिकतर टॉपिक टैली होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यूपीएससी का आपको एडमिट कार्ड जारी होने वाला है, जल्द यूपीएससी का मेंस होगा, तो आप जाके मिलाइएगा, टैली कीजिएगा। जो भी आपको क्लासेस इससे पहले कराई गई है, आपको लगभग 180 PDF दिए गए हैं। क्या आपके जीएस पेपर 1 का ज्योग्राफी का पार्ट, जीएस 2 का टोटल पार्ट, जीएस पेपर का 3rd पार्ट जो है, क्या तीनों से अधिकतम क्वेश्चन टैली होंगे या नहीं होंगे? आप क्या कीजिएगा, एग्जाम के बाद खुद टैली कीजिएगा।
तो आपको समझ में आएगा मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, किस तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। आपको जो भी चीज़ें कराई जा रही है आपके लाभ के लिए किया जा रहा है। आप लोग मेहनत करने से भागते हैं। और ध्यान रखिएगा, पीटी स्मार्ट तरीके से निकाला जा सकता है, पर आपको मेंस मेहनत करके ही निकालना होगा। आपको 6 घंटे लगातार लिखने का हैबिट डेवलप करना होगा, तो ही जाके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आपके क्लियर होंगे, अधिकतम अंक प्राप्त होंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है। और उसमें पीटी आपका एक क्या होगा, सहयोग मात्र होगा, जिसमें आपको रैंक बनाने में सहयोग करेगा आपको इंटरव्यू। तो ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू का भूमिका बस यही होता है कि आपके रैंक को बनाने के लिए सहयोग करता है, आपके फाइनल रिजल्ट में लिस्ट में लाने के लिए काम नहीं करता है। क्लियर है ना। तो आप इसका लाभ लीजिए, आप अधिकतम कार्य कीजिए, हमारा सहयोग रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। फिर कल मिलते हैं नए न्यूज एनालिसिस के तक। तब तक के लिए बाय एवरीवन, और अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।